18 अक्टूबर 2019 का दिन था जब काल नेमी का रूप धारण करके भगवा वस्त्रों में दो राक्षस हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के घर में घुसते हैं और सिर तन से जुदा कर देते हैं। सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई तो अपना खानदानी तरीका धोखेबाजी और फरेब अपनाया जाता है। बाद में यह कहा जाता है कि हमने शान में गुस्ताखी करने वालों का बदला ले लिया है। कमलेश तिवारी गुस्ताख के रसूल समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में घोषित किए गए थे। अब तुष्टीकरण में सनी उस सत्ता में मात्र एक शब्द पर कमलेश तिवारी के खिलाफ रासुका जैसी धाराएं लगाई गई थी। यह बताना जरूरी है कि रासुका उसी पार्टी ने लगाई थी जो आज संभल और बरेली के दंगाइयों पर एक्शन लेने के बाद आग बबूला हो जाती है और उनको मासूम कहने में भी संकोच बिल्कुल नहीं करती। तालिबानी अंदाज में हुई कमलेश तिवारी की हत्या के बाद पूरा गिरोह साजिश में शामिल पाया जाता है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हुई। जब जनाक्रोश को देखकर ऐसा माना जा रहा था कि ये हत्यारों को देश जल्द से जल्द देश फांसी पर लटकता हुआ देखेगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न्यायपालिका में होने वाली जगजाहिर देरी का फायदा उठाकर जमीयत उलेमा और अन्य इस्लामिक संगठन सीना ठोककर कातिलों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने हत्यारों को आर्थिक से लेकर कानूनी मदद दिलानी शुरू कर दी। इसी के चलते कई हत्यारे जमानत पा चुके हैं और बचे कुचे इसी उम्मीद में हैं कि वो भी जल्द ही कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर रिहा तो हो जाएंगे। बता दें कि कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी पर केस वापसी से लेकर गवाही ना देने जैसे तमाम दबाव डाले गए थे। गवाहों को भी डराया गया, धमकाया गया। पीड़िता लगातार सैकड़ों किलोमीटर दूर अदालतों के चक्कर लगातार लगा रही थी। मतलब अपराधी मस्त और पीड़ित पस्त। इस संघर्ष में किरण तिवारी अकेली है। सुदर्शन न्यूज उनके साथ पहले दिन से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़ा रहा और आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ज्यादातर अन्य संगठन उनका साथ अब छोड़ चुके हैं। इस बढ़े हुए मनोबल का यह दुष्परिणाम रहा कि बाद में कमलेश तिवारी जैसे केसों की झड़ी लग गई। महाराष्ट्र में आपको बता रहे कि उमेश कोल्हे मार दिए गए तो राजस्थान के उदयपुर से उसी तालिबानी अंदाज में कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया। इसी देरी के चलते अब तो मुस्लिम जुलूसों से सर तन से जुदा करने के लिए जो नारे लगाते हैं वो बड़े ही शान से लगाए जाते हैं। अंत में सवाल तो यह भी उठता है कि अभी और कितने कमलेश तिवारी इस षड्यंत्र का शिकार होंगे और कितने अन्य हत्यारों को जमीयत उलेमा जेल से आजाद करवाएगी। और सबसे अंतिम सवाल यह है कि अपने ही देश में हिंदू आखिरकार क्यों अकेला है। कमलेश तिवारी की जिस तरीके से हत्या की गई थी उसके बाद से ही सुदर्शन न्यूज उनके परिवार के साथ खड़ा रहा और उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो सुदर्शन न्यूज ने यहां पर किया। आपको बता रहे हैं कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी अपने खास शो और साथ ही साथ कई मंचों से यह अपील की है कि हम उनको न्याय दिलाएंगे। न्याय के लिए मांग भी की गई है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको सुनवाते हैं। गुस्ताखी के नारे तुमने, जहां तुमने जिहादी तुमको कह रहा हूं, गुस्ताखी के नारे तुमने दंगे का हथियार बनाया। श्रद्धानंद से कमलेश तिवारी करड़ों का शिकार बनाया। कितने मारे गए हैं, कितने नाम लूं, लेकिन इसलिए कहता हूं कि श्रद्धानंद से कमलेश तिवारी करड़ों का शिकार बनाया। तुमको अब भी संरक्षण है, ध्यान रखना, ये और किसी देश में नहीं है। तुमको अब भी संरक्षण है, भारत में मिल जाता है। भाईचारे के नाम पे देखो मुंह सभी का सिल जाता है। खाकी वर्दी तुमसे, वैसे तो तुम्हारे पीड़ित कई है, लेकिन खाकी वर्दी तुमसे हर दिन खून में सनती है। तुष्टीकरण की खिचड़ी फिर भी थोक भाव में मिलती है। सिर तन से जुदा के नारे हर दिन हो गया है। सर तन से जुदा के नारे हर दिन कानों में अब गूंज रहे। पुरुषार्थ कहां सोया है हिंदू। राणा प्रताप जी पूछ रहे हैं, धैर्य की सीमा कितनी लंबी। आखिर तय करना पड़ेगा। ये अगर तय नहीं करेंगे तो फिर अस्तित्व समाप्त होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि धैर्य की सीमा कितनी लंबी, शौर्य हमारा पूछ रहा। सेना हो या सत्य सनातन, उससे ही क्यों जूझ रहा। ऐसे मुद्दों की तरफ लेकर जा रहा हूं जो हिंदुओं को भूलने की बीमारी है। आपको कमलेश तिवारी नाम याद है?
आपके लिए मर मिटने वाले लोग आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न पूछ रहा हूं। कमलेश तिवारी ये उत्तर प्रदेश के हिंदू नेता, आपको याद नहीं होगा क्योंकि भूलने की बीमारी है। हिंदुओं पर कुछ तो दिमाग में जरूर चल रहा होगा, आपको याद नहीं है तो ये देखिए, एक दुबला पतला भगवा वस्त्र पहने वाला यह हिंदू कार्यकर्ता जिसने गुस्ताखे नबी बोलकर जिन पर जानलेवा हमले करके और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों के मोर्चे निकालकर जिनका सर काटकर लाने के लिए इनाम रखा गया था। मामला 2019 का है, जगह थी लखनऊ। ये आपको अगर याद नहीं होगा, मुस्लिम बहुल अमीनाबाद हत्या के बाद कातिलों ने हिंदू नाम रखकर भगवा वस्त्र पहने थे और मिठाई लेकर मिलने गए थे, पीठ पर वार करने की परंपरा को जारी रखा था। ठीक वही हरकत जो मुगलों ने अपने बाप दादाओं के साथ भी की, या छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने जाते थे, राजाओं को मिलने जाते थे, तब भी करते थे। पुलिस केस हुए, कई गिरफ्तारियां हुई, ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही हत्यारों को फांसी हो जाएगी। हमने ही सबसे ज्यादा आवाज उठाया था, फांसी के फंदे पर झूलते हत्यारे देखने की प्रतीक्षा तो दूर, लेकिन अब उन सभी को धीरे धीरे करके जमानतें मिल रही है, सब जेल के बाहर आ रहे हैं, मौज कर रहे हैं और डींगे हाँक रहे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब बताइए, अगर न्याय व्यवस्था ऐसी रहेगी, इतने सबूत होने के बाद, सीसीटीवी के होने के बाद, कबूल करने के बाद, तो फिर न्याय हाथ में लेकर मांगना पड़ेगा क्या? यह मुझे सरकार और न्याय तंत्र को प्रश्न पूछना है। सोचिए, जहां न्याय की उम्मीद दादा लगा के बैठे हैं, पोते के समय आता है लेकिन न्याय नहीं मिलता है। हत्यारों को फांसी मिलना तो दूर, आज कमलेश तिवारी का ही परिवार अपनी जान बचाने के लिए परेशान है। इस्लामिक संस्थाएं कातिलों की जबरदस्त पैरवी अदालतों में लाखों करोड़ों रुपए देकर कर रही है। इस पैरवी का असर है कि अधिकतर हत्यारे छूट चुके, थोड़े बहुत लोग जेल में अभी कुछ बचे हैं, वो भी जमानत पर अब आने ही वाले हैं। लगातार हम आपको बता रहे थे कि कमलेश तिवारी की जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद से लगातार न्याय के लिए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पंडित नीलकंठ त्रिपाठी की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सनातनी से कमलेश तिवारी, उसकी 2019 में हत्या कर दी गई थी और उसके आरोपी हत्यारे जो है पकड़ाए गए हैं, पर उनके ऊपर अभी भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, भारत देश की कानून व्यवस्था इतनी ढीली है, पर वो केवल हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अन्य धर्म के लिए नहीं, अन्य धर्म के लिए बहुत एक्टिव है। जमियत उलमा हिंद नाम की जो संगठन है, वो ऐसी हत्यारों के फंडिंग करती है, उनकी केस लड़ती है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे कोई भी, जबकि पता है कि हत्यारा है, उसके बाद भी उसका केस लड़ रही है। पर हमारे कमलेश तिवारी का केस लड़ने के लिए कोई संगठन अभी तक आगे नहीं आया है। उनकी पत्नी अकेले वो केस लड़ रही है, कोई वहाँ का सामाजिक संगठन उनका साथ नहीं दे रहा है। ये भी बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मैं यहाँ की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था से, प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि कमलेश तिवारी के हत्यारे को कड़ी कार्रवाई दे, फांसी की सजा उनको दे। जय श्री महाकाल। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे थे, आपको बता दें कि कमलेश तिवारी के कातिलों को फांसी दो, ये मांग लगातार उठी थी, लेकिन अब तक इस मांग पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मामला जस का तस बना हुआ है। तरीके से हम लगातार आपको प्रतिक्रिया भी सुना रहे थे और इस अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी की पत्नी किरण तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन न्याय की स्थिति क्या है। किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? और भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब सिद्दीकी भी हैं, कपिल श्रीवास्तव भी हैं और बीजेपी प्रवक्ता जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले किरण जी, मैं आप ही का रुख करूंगा। एक बार माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए। और क्योंकि देखिए कई साल बीत चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अब भी न्याय आपको नहीं मिल पा रहा है। किन किन कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं? क्योंकि सुदर्शन न्यूज लगातार इन मामलों को उठाता बीते कई साल से आया है। कमलेश तिवारी जी का जो मामला है उसको भी सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता के साथ उठाया था, लेकिन बहुत साल बीत गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
किरण जी, मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। और भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सपा प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बहुत साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक पूरा न्याय नहीं मिला है, और कहना तो यह भी गलत नहीं होगा कि न्याय बिल्कुल भी नहीं मिला है। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? जी नहीं, निश्चित रूप से बहुत दुखद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पर्टिकुलरली न्याय का, न्याय मिलना सबका अधिकार है। और जहां तक विषय है स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी का, तो निश्चित रूप से उन्होंने हिंदुत्व के लिए निरंतर कार्य किया और हिंदुत्ववादी नेता के रूप में निश्चित रूप से सनातन की सेवा करने का अभूतपूर्व कार्य उनके द्वारा किया गया। और जहां तक विषय है एक तरीके से उनकी हत्या की गई, वो शहीद हुए। मैं समझता हूं पूर्ण रूप से सनातन समाज, प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ आज भी है, कल भी था, भविष्य में भी रहेगा। लेकिन ये मामले बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं विरल जी बात ये खड़ी होती है कि लोग भूल जाते हैं, ये परिस्थिति जब तो बनती है। किरण जी, अब मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बिल्कुल। किरण जी, क्योंकि देखिए बहुत साल बीत चुके हैं लेकिन न्याय अब तक नहीं मिल पाया। सबसे पहले आपकी इसी पर प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, आप लगातार लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अभी स्थिति कैसी है? अभी तो 6 साल हो चुके, 7वां साल लग गया, लेकिन अभी भी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। वो भी जाना पड़ता है मुझे प्रयागराज, 200 आना 200 जाना, 400 हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहां पर भी मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि सारे एविडेंस होने के बावजूद भी मुझे इतना वहां पे मतलब कि परेशान करना होना पड़ता है कि हम क्या बताएं कि हमको सबको, गरीबों को न्याय ऐसे कैसे क्यों नहीं मिलता है? किसके पास पैसे नहीं, उसको क्या न्याय भारत में नहीं मिलेगा? ये मेरा कहना है भाजपा सरकार से कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि मोटा मोटा पैसा हम जा करके वकील को दे, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या हम लोग न्याय की कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे इसी तरीके से? ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्वर्गीय कमलेश तिवारी की पत्नी जो किरण तिवारी है, वो भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच टी राजा सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले पर, वो भी सुनिए आप। आज से 6 साल पहले, यानी 18 अक्टूबर 2019 के दिन उत्तर प्रदेश के हमारे हिंदू वीर कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी। आज ही के दिन लगभग 6 साल बीत गए, अभी तक कमलेश तिवारी जी को जिन लोगों ने हत्या की थी उनको सजा तो नहीं मिली, लेकिन बाज़ाब्ता जमानत पर वो लोग पूरे के पूरे लोग बाहर घूम रहे। जब कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी वो समय पर सरकार ने, पुलिस ने, तमाम राजनेताओं ने यहां कहा था कि हम कमलेश तिवारी की हत्या जिन लोगों ने की है उनको फांसी की सजा दिलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेंगे। लेकिन 6 साल बीत गए, ना ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का अता है, ना ही पता है, ना ही पुलिस के अधिकारी इस केस को देख रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका केस इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट ट्रांसफर होते जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कमलेश तिवारी जी की धर्मपत्नी, पूरा परिवार इस कोर्ट से उस कोर्ट घूम रहा है कातिलों को सजा दिलाने के लिए। किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है उनके परिवार को। देखिए क्या हाल है। जो लोग हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, हिंदुत्व की सेवा करते हैं, और उन लोगों की हत्या जब हो जाती है तो उनका परिवार हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर बदर घूमता है। आपको पता है कि कमलेश तिवारी जी क्या क्या कसूर था? उन्होंने पर्टिकुलर एक इंसान के ऊपर कमेंट किया था, भगवान नहीं, एक इंसान के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, जो कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं। और कुछ लोग नाराज हो गए, जिसमें फरीद उद्दीन शेख, अशफाक शेख और अन्य लोग भी हैं। और इनको जमीयत उलेमाए हिंद, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियली, फिजिकली बड़े बड़े एडवोकेट इन हत्यारों के पीछे खड़ा कर दिया है।
लेकिन आज कमलेश तिवारी जी के परिवार के साथ कौन है, सोचने की आवश्यकता है। आज हमारा सारा हिंदू समाज कमलेश तिवारी जी को भूल चुका है। उनकी हत्या हुई है, तारीख भी शायद पता नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है मेरे हिंदू समाज को समय समय पर उनकी याद दिलाता रहूं। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि कमलेश तिवारी जी के परिवार पर थोड़ा ध्यान दें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएं और उन हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए। यही मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से। चलो ठीक है, जिस तरीके से लगातार आप सुन रहे थे, जहां पर टी राजा सिंह की तरफ से भी यही मांग उठाई गई है। अब खास मेहमानों को अब लगातार रुक कर लेते हैं। बने हुए हमारे साथ किरण तिवारी जी, कमलेश तिवारी की पत्नी हैं। किरण जी, क्योंकि लगातार आपने बताया कि 7वां साल लग चुका है, लंबा संघर्ष आप लगातार लड़ रही हैं, 200 किलोमीटर आना 200 किलोमीटर जाना, ये भी आपने विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अधिकारियों से आप मिली होंगी, नेताओं से मुलाकात हुई होगी, फिर इतने लंबे वर्ष क्यों बीत गए? क्योंकि कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे भी केस चलेगा। जिस समय तिवारी जी की हत्या हुई थी उस समय ब्रिजेश पाठक कानून मंत्री थे और उनके पास हमारे जो अधिवक्ता थे वो गए भी थे कि इसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, लेकिन ये नहीं चल पाया। उसके बाद धीरे धीरे 4-5 साल बीत गया। जब जमानत लोगों की होने लगी और निकलने लगे, तब हाई कोर्ट का जो आदेश आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था कि इस पे आगे कार्रवाई क्यों नहीं होती और इसको फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं चलाया जाता। उसके बाद मेरा केस जो है फास्ट ट्रैक में चला और 1 साल हो गया। उसमें सारे लोगों के बयान लगभग हो चुके हैं और कल के डेट में अशफाक जो व्यक्ति था, मेन आदमी जो अशफाक था, उसकी कल बेल कैंसिल हुई है। 7-8 महीने से हम लगातार प्रयागराज का रुख करते हैं और जाते रहते, और अपने कम से कम 2 वकील मैंने प्राइवेट कर रखा है, जबकि सरकारी वकील का कोई भी मतलब नहीं है। सरकारी वकील फाइल भी नहीं जानता उसमें लिखा क्या है, और अगर हम प्राइवेट वकील अपने नहीं करते तो मेरे दोनों की बेल हो जाती। तो ये चीज हमारे साथ में हो रही, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है कि जो हम अपने केस में इतना वकीलों को मतलब कि धन के अभाव की वजह से हम वकील नहीं कर पाते। और हमारे 2 वकील हैं, प्रदीप पांडे और मनोज तिवारी जी, और हमारा भतीजा मयंक पांडे है और हम, और हमारे एक अपना जो भी गनर हमारा सुरक्षा गार्ड, यही लोग अपने वहां मेहनत करके जाते हैं। और इसके अलावा सरकार से निवेदन कर रहे, कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया मैंने, 3 बार नहीं 4 बार मैंने मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, मुझे यही समझ नहीं आती। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब अपनी व्यथा किससे कहें और किससे कहने जाएं अगर मुझ पे इतनी समस्याएं हो रही है धन के वजह से। चलो ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूं और सीधा इसी बीच लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाएंगे। सफल होगा जब बड़ी कंपनियों के साथ साथ ये छोटी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, बल्कि छोटे बड़े सभी उद्यमियों के लिए एक इनोवेशन और रोजगार का भी नया एपिसेंटर यह उत्तर प्रदेश साबित होगा। साथियों, इस तरह की सुविधाएं न केवल हमारे देश की सुरक्षा को स्वाभाविक रूप से मजबूत करती हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत देती हैं। और एक मजेदार बात तो यह है कि आज हम सब धनतेरस मना रहे हैं कि आज जब हम धनतेरस मना रहे हैं और इस शुभ दिन पर 4 ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी भी हुई है। जब ये 4 मिसाइलें डिलीवर हो रही हैं, तो इससे अच्छा खासा जीएसटी भी सरकार को मिल रहा है। योगी जी ने ध्यान रखा है ये जो काम हो रहा है उससे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी कितना लाभ होगा। अब बताइए, इससे बड़ा धनतेरस गिफ्ट देश के लिए और क्या हो सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप रक्षा मंत्री को सुन रहे थे, अब आगे बढ़ लेते हैं और जिस तरीके से खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। मुस्लिम स्कॉलर भी बने हुए हैं शोएब सिद्दीकी। शोएब जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 7वां साल ये लग चुका है, न्याय अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन जब ये घटना हुई थी तो गुस्ताखे नबी कहकर गला काटा गया था। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये आपसे मैं समझना चाहूंगा, और ये होता क्या है गुस्ताखे नबी? शर्मा जी, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को धनतेरस की दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और आप सभी को देता हूं।
देखिए शर्मा जी, धन- होता क्या है, कानून जी। का एक अपना दायरा होता है जी। देखिए होता क्या है, वो मुकदमा जो चल रहा है, हुस्न इत्तेफाक मैं उस दिन अयोध्या में डिबेट करके लौटा था बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, और जब मैं लखनऊ दाखिल हुआ तो यहाँ बहुत बड़ा मामला हो गया था तिवारी जी का। काफी फोर्सें लगी थी। ये हादसा जाहिर सी बात है बहुत संगीन है, और मैं समझता हूं कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी इसके खिलाफ हैं, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। लेकिन सर देखिए शर्मा जी, होता क्या है, कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है, और जाहिर सी बात है, अभी पीड़िता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे अफसोस भी लगा कि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से समय मांग रही, मिल नहीं पा रहा, जबकि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा गरीबों के लिए हमेशा मंदिराम पर आते हैं और हमेशा गरीबों की बात सुनते भी हैं। शोएब जी, और आपकी मुझे खास उम्मीद बात है, कि आप बड़ी बेहतर तरीके से बात घुमाते हैं। सवाल का जवाब आपको नहीं देना है, लेकिन आपने उसके पीछे की पूरी तारीफ, क्या कुछ घटनाक्रम है वो बता दिया। ये बता दीजिए ना, गुस्ताखे नबी क्या था और इसके पीछे की सजा क्या है, ये भी तो बताइए ना। पहले सुनिए, पहले पीड़िता की बात सुनिए, मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा मैं। तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को इनको समय देके बात करनी चाहिए, और जाहिर सी बात ये मामला बड़ा था, इसको फास्ट ट्रैक में शुरू से ही चलना चाहिए था। जो अभी पीड़िता ने बताया कि अब फास्ट ट्रैक में चल रहा, जबकि आपने बात की थी फास्ट ट्रैक में नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा जानने के बाद ही कोई बैठे यहाँ पे तो बेहतर होता है। देखिए गुस्ताखे नबी, जिस तरह भी एक साहब ने बताया, गुस्ताखे नबी जो आइलम मोहम्मद चल रहा था, ये मामला भी आपने देखा है, कानपुर से निकल के पूरे वर्ल्ड तक फैला था, और बाद में प्रशासन के बाद कहना पड़ी कि आइलम मोहम्मद पे एफआईआर नहीं लिखी गई थी, वहां कोई मामले ऐसे बढ़ ना जाते, झगड़ा ना हो जाता, इसलिए आइलम मोहम्मद पे ही मामला हुआ है। और मेरा हिंदू भाई जो है 70% मोहम्मद को मानता है, मजारों पे जाता है, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो समुदाय जहां तक बात है, हमारे हत्या पास खुद जिसने की, इतने देवी उसको देवता सजा है, हमें मिलना क्या चाहिए। जरूरत है मजारों पे जाने की। आपसे सिंपल जी। सा एक जब सवाल पूछा है, आप क्यों घुमा दे रहे हैं बात को शोएब जी। गुस्ताखे नबी क्या है और क्यों गला काटा गया, ये बताइए ना, उसकी सजा क्या है। देखिए ये सार्थक से जुदा की बात कौन से संविधान में लिखी है, ये तो बताइए। सुन लिए, देखिए, पर आप टोके तो मैं बात दे पाऊंगा। आप अब आप इतनी लंबी कहानी खींच देते हैं, तो फिर अब और भी मेहमान है ना, उनके पास भी जाना है। देखिए आप पहले मेहमान बुलवा लिए, आप देखिए नहीं, होता ठीक है, क्या आप कम शब्दों में बता गुस्ताखे नबी हो, दीजिए। देखिए गुस्ताखे नबी हो या गुस्ताखे राम हो, ये अच्छी चीज नहीं है, ये आप जानते हैं। गुस्ताखे राम तो कभी कोई बोलता ही नहीं है ना, गुस्ताखे नबी तो बोल के करा जा रहा है। मैं कहीं नहीं रहा। देखिए सबसे पहले मैंने धनतेरस की मुबारकबाद दी। आप ये देखिए, पहले इसको कहते हैं संविधान, इसको कहते हैं मुल्क में वफादारी। आप हमेशा जो है पॉइंट माइनस के निकालते हैं। देखिए मैं कमलेश तिवारी के साथ हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपको सामने कह रहा हूं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो भी कातिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। कानून का अपना गुस्ताखे दायरा होता है, नबी की ट्रायल चल सजा रहा है। क्या है, बस आप ये बताइए। देखिए गुस्ताखे नबी, मैंने कहा ना, किसी भी धर्म में किसी भी बड़े धर्म गुरु को आप कुछ नहीं कह सकते हैं। गुस्ताखे नबी की शान में अगर आप कुछ कह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कह रहे हैं गलत है। कोई भी हो, राम के बारे में कोई अच्छा कह रहा है अच्छी बात है, गलत कह रहा है वो गलत है, उसको सजा होनी चाहिए। इसमें कौन सी नई बात है भाई। गुस्ताखे नबी कोई नहीं कहता है। ये तो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बाद मैं रिजल्ट बताऊंगा ना कि ट्रायल में ठीक है, मैं आप नहीं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं बात घुमाना। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। कपिल श्रीवास्तव भी लगातार बने हैं, कपिल जी का भी रुख करेंगे। किसी ब्रेक पर जाने से पहले लगातार हम चर्चा कर रहे थे, अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, सपा प्रवक्ता कपिल जी लगातार बने हैं। कपिल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से शोएब सिद्दीकी तो इस बात का जवाब यहाँ पर नहीं दे रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की सजा क्या है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त भी कमलेश तिवारी जी के ऊपर आपने रासुका लगा दी थी। अब आप तो बता दीजिए ना कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी और गुस्ताखे नबी की सजा क्या है और ऐसा क्या उन्होंने कर दिया था। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब रासुका लगाई थी तो इसी वजह से लगाई थी कि वो उकसावे का बयान दे रहे थे, भारत में द्रोह हो सकता था। ऐसी अराजक स्थिति से बचने के लिए किसी सरकार को जो विधिक उपाय हैं वही करने चाहिए, वो समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन जो गैर विधिक उपाय करने वाले सरकार है उसके लिए तो आप कुछ पूछ ही नहीं रहे। कमलेश तिवारी की हत्या योगी के पहले शासनकाल में हुई थी और हम लोगों ने तो उनको पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई थी। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कमलेश तिवारी के वो 6 गनर मिले हुए थे, 6 गनर उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन योगी सरकार इनके मृत्यु के कुछ पहले ही इनके सारी सिक्योरिटी हटा ली। तो सबसे बड़ा तो षड्यंत्र यही दिखता है कि आखिर ये कौन सी बात थी ऐसी कि योगी सरकार को कमलेश तिवारी, जो एक हिंदूवादी नेता थे, जो एक तेज तर्राक नेता थे, जिनके जो हिंदू धर्म की
रक्षार्थ आप लोगों के अनुसार बहुत ज्यादा काम कर रहे थे और भाजपा के अनुसार, तो उनकी सिक्योरिटी हटाई क्यों गई? ठीक है, दूसरी और तरफ उस ठीक है security कपिल जी, के हटाने लेकिन के बाद- आपने जिस नहीं, तरीके से कहा, आपने एक बात तो आपको बस टोकना चाहूंगा, आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ठीक है हमने रासुका स्टे लगाई क्योंकि भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी, आप उनके लिए तो शब्द यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो हत्यारे थे उनके लिए आपने, आपकी पार्टी ने आज तक कुछ नहीं कहा कि उनको सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ तिवारी जी के पीछे आप लोग क्यों पड़े? अभी तो आपने हमारे पूरे बयान को कंप्लीट ही नहीं होने दिया। दिक्कत इस बात की, जरा खत्म कर ले फिर लेते हैं आप। ठीक है, आप बता दीजिए ना फिर। एक तो पौन घंटे से आप बैठा करके इंतजार करा रहे हैं, तो कम से कम सुनने का भी मादा रखिए। दूसरी चीज मैं आपको यह कह रहा हूं कि कोई गुनाहगार है या नहीं है, ये समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या हम आप नहीं तय करते हैं, ये तो माननीय न्यायालय तय करेगी। और न्याय के अंदर विलंब अगर हो रहा है तो उसका भी कारण सरकार है, उससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि उसने एक्सपेराइड क्यों नहीं किया। उसको हाई कोर्ट में पहले ही एक ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए था कि ये डेली बाय डेली पे इस केस को लगाया जाए। तो निश्चित रूप से उधर से वो ऑर्डर आ रहा था 6 महीने के अंदर इसका जो है निपटारा कर दिया जाए। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ना रहे तो हम भी अधिवक्ता इस वजह से आपको कह रहे हैं, आखिर ये एप्लीकेशन सरकार ने क्यों नहीं मूव कराई? क्योंकि अभियोजन पक्ष तो योगी सरकार का है, उन्होंने क्यों नहीं किया? और अगर कोई पत्रावली पे साक्ष्य नहीं है या एविडेंसेस योगी सरकार कलेक्ट करके अच्छी तरीके से सबूत नहीं रख सकी है, तो उसके अभाव में जो है वो अभियुक्तों को जो निर्दोष मानते हुए कि प्रथम दृष्टया निर्दोष पाते हुए छोड़ा गया और ट्रायल चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम तो कहते हैं कि जिसने भी कमलेश तिवारी की हत्या की है उसको बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन यह तय करने का काम हमारी अदालतें करेंगी और सरकार पर प्रश्न उठाना चाहिए आप लोगों को। आप लोग मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते? नहीं, अगर सवाल, अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं तो ये मुद्दा हमने इतने साल बाद उठाया ना, फिर से उठाया। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये मुद्दा उठाते ही नहीं। लेकिन आपने जो अभी जिक्र किया कि भाई कार्रवाई सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से जो लचर स्थिति बनी हुई है, अब वो समय भी आप याद कीजिए ना, मुख्तार अंसारी का इतने लंबे समय तक गवाहियां चलती रहती थी, वो समय आप लोग क्यों भूल जाते हैं जब तो आप ही लोग थे? सरकार से कहिए ना कि इनकी दवाई भी कर ले। गवाही तो हो ही रही है ना, किरण जी बता तो रही थी, गवाही तो पूरी हो रही है। कहां हो रही है? इस सरकार ने कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश की है। अरे अब आपने सरकार पे ही, अब आपने सरकार पे आरोप लगा दी। ठीक है, आप मुझे अविरल जी बताइए, तिवारी की सुरक्षा क्यों हटाई गई? अविरल जी बता दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। अविरल जी मुझे बताइए क्यों हत्या जी बिल्कुल, क्यों उनका साथ नहीं दे रहे हैं? देखिए, क्यों हत्यारे बाहर आ रहे हैं? क्यों पर सबूत नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है? क्यों जो है वो वादिनी की सहायता योगी सरकार नहीं कर रही है? योगी के पास अगर वो जाती है तो योगी। अविरल जी बोलिए, बात पूरी कीजिए अपने आप। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं किरण जी, तो हम लोग पूर्ण रूप से किरण जी के साथ हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज, हमारी पूरी सरकार किरण जी के साथ ही है और रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ किरण जी के साथ मौखिक रूप से न खड़े होइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार ने आज से 5 साल पहले एस्ट्राइड के लिए एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर आप लेकर के आए? हमें कारण बताइए। कमलेश तिवारी की सुरक्षा क्यों हटाई योगी सरकार ने? कमलेश तिवारी की सुरक्षा, अरे आप बोलने तो दीजिए कपिश जी उनको, आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे फिर बोलेंगे वो? चलिए मैं जवाब दे देता हूं। बिल्कुल, देखिए, जहां तक विषय किरण जी का, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज को कह रहा हूं, पूर्ण रूप से सुरक्षा परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनकी सुरक्षा, मैं सुरक्षा पे ही आ रहा हूं, मैं सुरक्षा पे ही आ रहा हूं, मैं सुरक्षा पर ही आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं। देखिए कपिश, ठीक है, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक छोटे से ब्रेक पे, यहाँ पर ब्रेक करके लिए भी रुकना है, जल्दी बात पूरी कर लीजिए। कपिश जी, आपसे तो मेरा सवाल भी नहीं था, सवाल मुस्लिम स्कॉलर जो यहाँ मौजूद हैं उनसे मेरा है, और ये सवाल रहेगा डंके की चोट पर। ये कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सर तन से जुदा कर दिया जाए? ये कम से कम ये बता दें। शोएब सिद्दीकी यहाँ बैठे हैं, इन्हें बताना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां प्रोविजन है कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये अपराध कमिट, ठीक है, इसका जवाब लेंगे। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब तुरंत लेंगे। स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी की पत्नी जो है किरण तिवारी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। किरण जी, क्योंकि देखिए अब सपा प्रवक्ता जिस तरीके से आप लोगों के लिए लगातार खड़े होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने उस समय रासुका लगाई जब वो समय था, जो परिस्थितियां आपके सामने बनी थी। समाजवादी पार्टी के समय पर क्या कुछ कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ी थी? क्योंकि या तो कपिश जी कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और सब परिस्थितियों में खड़े हुए हैं,
वो भी आप दौर बताइए एक बार। देखिए, जब तिवारी जी के ऊपर जब रास्ता लगा था, उस समय राज्य में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार थी और केंद्र में हमारे ये राजनाथ सिंह केंद्र में वो थे। लेकिन जब रास्ता लगती है तो केंद्र और राज्य से दोनों से सहयोग से ही लगती है। तो अब आप बताइए, और मतलब अगर राज्य चाहेगी तो खाली नहीं हो सकता, उसमें केंद्र की भी सहमति होती। तो राजनाथ सिंह उस समय केंद्र में थे, तब भी तो नहीं रुकी, तब भी तो लगी रास्ता। तो बताइए हम किसका सपोर्ट करें, किसका ना करें, किसका समर्थन करें। ठीक है, आपको उम्मीद है, ठीक है, आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी आती है तो आपको उम्मीद है कि उस समय आपको न्याय मिलेगा? देखिए, अब उम्मीद हम नहीं कर सकते, मिलेगा तो वो तो अलग की बात है। और सरकार जिसकी आनी होगी आएगी, जिसकी जानी होगी जाएगी, उस पर हम कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी सरकार में अगर हिंदूवादी नेता इस तरीके से उसकी मतलब उसको न्याय व्यवस्था नहीं मिल रही है तो ये तो दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। ठीक है, अब आप आखिर में बस ये बता दीजिए कि आपको उम्मीद किससे है? सीएम योगी से आपको उम्मीद है कि अब कार्रवाई होगी, प्रॉपर न्याय मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, और हम मिलना भी चाह रहे थे इसलिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले, हम अपनी बात उन तक रखें। लेकिन मैंने 4 बार लेटर लगाया। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको मुख्यमंत्री योगी से उम्मीद है और जल्द ही इस मामले में न्याय, हम भी यही कोशिश करने की यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को हमने एक बार फिर से भी उठाया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि कई साल यहाँ पर बीत चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से किरण तिवारी ने ये उम्मीद जताई है कि उनको सीएम योगी से यहाँ पर उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर न्याय आए और दोषियों को सख्त सजा मिले। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।